नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारा विषय सबसे बड़ा विषय ये है कि हिमाचल प्रदेश की मौसम ने एकदम से बेरुखी दिखा दी है। दिसंबर माह से लेकर सूखा पड़ रहा है, बारिश कहीं नहीं हो रही, बर्फबारी इस बार कहीं नहीं है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है हमारी बागवानी और हमारा पर्यटन। बागवानी जिसकी लगभग जीडीपी में 5% योगदान है, पर्यटन का 7.7% योगदान है। और बागवानी से 3.5 लाख परिवार जुड़े हैं। लेकिन सूखा इस कदर पड़ा है, ना नमी है ज़मीन में, बगीचों में, अब आगे फल कैसा होगा? हमारी मुख्य आर्थिकी सेब और फलों पे टिकी है, मेन सेब है हमारा। और हम लगभग हर साल फलों का उत्पादन करते हैं, 8,14,611 मीट्रिक टन फलों का औसतन हमारा उत्पादन होता है, जिसमें से 7,72,343 मीट्रिक टन सेब होता है। अभी पिछली बार भी मौसम की मार पड़ी, ज़्यादा बरसात आई तो सेब हमारा निकल नहीं पाया, लगभग 2 करोड़ पेटी हुई, जबकि औसतन हमारी 3 से साढ़े 3 करोड़ पेटी हर साल होती है और एक बार 2010 में 5 करोड़ पेटी भी हुई थी। तो बागवान बेरुखी को झेल रहे हैं, आर्थिकी बदहाल होने की स्थिति में है और कैसे इससे क्योंकि कुदरती ये कहर है एक तरह से, पहले मानसून ने बर्बाद किया और अब बर्फ ना पड़ने से, बारिश ना होने से दिक्कत आ रही है और आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि इसमें हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजीव देष्टा जी हैं, भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कुशल मुंगटा जी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं और खुद बागवान भी हैं, दोनों ये लोग। प्रदीप चौहान जी हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं, बागवान भी हैं, पर्यटन व्यवसायी भी हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो देष्टा जी, लगभग मौसम की बेरुखी पिछले साल भी लगभग इसी तरह से रही, बर्फ बहुत कम पड़ी और चिलिंग और जब तक नहीं मिलेंगे तो सेब का उत्पादन तो ना उसका साइज बनेगा, ना स्वाद आएगा बोलते हैं, ना उसका रंग आएगा और ज़ाहिर है कि मार्केट में एक तो फसल भी आधी रह जाएगी और उसको रेट भी नहीं मिल पाएगा। तो बागवान बहुत बड़ी मुसीबत में फँसे हैं इस समय। जी, देष्टा जी। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। जिस तरह से पथरिया जी आपने कहा, हिमाचल जी, प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी और पर्यटन का एक बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह से मौसम को हम देख रहे हैं, पिछले वर्ष भी इसी तरह से मौसम रहा और जिसके कारण लोगों जी, की फसलें पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाई। चाहे वो स्टोन फ्रूट था, चाहे सेब था, चाहे अन्य फसलें और सब्जियाँ और सभी में मौसम का कहीं न कहीं फ़र्क पड़ा है। और जी, मौसम का फ़र्क सिर्फ़ फसलों पे ही नहीं बल्कि जब मौसम समय से नहीं बरसा, बेमौसमी जब बारिशें हुई, उसके कारण हिमाचल में बहुत तबाही भी हुई। अभी उस तबाही से लोग उभर नहीं पाए और फिर से मौसम ने अपना रुख दिखाना शुरू कर दिया है। आजकल के समय में जिस तरह से सेब सीज़न के बाद किसानों ने अपने बागीचे में जो खाद डाली थी, अभी तक वो खाद पूरी तरह से पेड़ नहीं ले पा रहा है क्योंकि सूखा पड़ने के कारण और वो खाद अभी तक नहीं घुल पा रही है। अभी मैं भी जब अपने बागीचे में गया, तो आजकल सेब के पेड़ों में तौलिया करने का समय है और ज़मीन इतनी सख्त है कि उसको खोदना बहुत मुश्किल हो रहा है। बल्कि आजकल फिर से बागवान अपने बागीचे में खाद डालते हैं, गोबर मिक्स करते हैं, तौलिए करते हैं और इवन जो काम अभी सारा रुका पड़ा है। जब तक आपकी बारिश नहीं होगी क्योंकि खाद और गोबर डालने का तब तक कोई लाभ नहीं है। और साथ ही साथ आजकल सेब की काट-छाँट का जो काम चल रहा है, उस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है यदि आगे मौसम ऐसे ही सूखा रहा। जब हम इस कटिंग को करते हैं, कटिंग करने के बाद यदि ठीक से मौसम नहीं लगा, आगे आने वाले समय में इसमें कैंकर लगने का भी खतरा है। और जहाँ पर सनी साइड वाले जो बगीचे हैं, उसमें बहुत ही जल्दी कैंकर लगता है। लो हाइट में ज़्यादातर कैंकर लगने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा, आजकल के समय में लोग अपने बागीचों में नई प्लांटेशन के लिए गड्ढे करते हैं और गड्ढों का काम भी नहीं हो रहा है
और नई प्लांटेशन को करना भी बड़ा असंभव सा लग रहा है। पिछले वर्ष भी बहुत सारे बागवानों ने मौसम को देखते हुए प्लांटेशन नहीं की। इस बार भी फिर से इस तरह का ही मौसम देखने में आ रहा है। और जैसे आपने कहा कि इसका हमारे पर्यटन पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभी मैं देख रहा था, चाहे न्यू ईयर का समय था या क्रिसमस का समय था, जी सिर्फ वीकेंड का ही टूरिस्ट शिमला आ रहा है। जी और बर्फ देखने के लिए जो पूरे देश भर से यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, उनको हम यहाँ शिमला में नहीं देख पा रहे हैं। कुल्लू मनाली में ऐसे ही तबाही के कारण टूरिस्ट नहीं जा रहा है। और इसका हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में बहुत बड़ा नुकसान आने वाले समय में देखने को आ रहा है। और जिस तरह से सेब की फसल पिछले वर्ष बहुत कम हुई, सेब की और स्टोन फ्रूट तरह की फसल कम हुई है, और आने वाले समय में भी मौसम को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से ये जो वर्ष है, ये एक क्रॉप ईयर हम मान सकते थे। जैसे पिछली बार हमारी क्रॉप बहुत कम हुई, इस बार हमें लग रहा था कि शायद इस बार अच्छी क्रॉप हो सकती है, परंतु समय पर यदि बारिश ना हो या बर्फ ना पड़े, इसका बहुत बड़ा नुकसान हम बागवानों को होगा, और साथ ही साथ हमारे पर्यटन के क्षेत्र को भी इसका नुकसान होगा। जी। सूखे की स्थिति ऐसी है दृष्टा जी कि जब पिछली बार मानसून में बारिश नहीं निकली, बारिश हुई नहीं, बारिश लगातार होती रही और बंद नहीं हुई, धूप खिली नहीं, तब भी बगीचों में एक बीमारियां आई थी कई तरह की। और अब दिसंबर में जब बर्फ पड़ती है तो वो आगे फरवरी तक ऐसी रहती है कि जो 800 घंटे, 500 घंटे, 600 घंटे जो भी एक तय समय है सेब के पौधों के लिए, वो प्रॉपर चिलिंग देती है उसको। लेकिन इस बार अब जनवरी भी हमारा धीरे-धीरे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, तो मौसम विभाग लगातार रोज़ाना बता रहा है कि अगले 10 दिन भी मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है कहीं न कहीं। तो बागवान इस बार बहुत बड़े पैमाने पे सफ़रर होगा, ऐसा दिख रहा है कहीं न कहीं, ज्येष्ठा जी। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि इसमें यदि चिलिंग हार्स हमारे कंप्लीट नहीं होते और उसके कारण सेब की फसल को नुकसान होता है। और दूसरा, जब बेटाइम बारिश होती है, जैसे फ्लावरिंग के समय में या ठंड पड़ जाए या बारिश हो जाए, उसके कारण यदि फ्लावरिंग आपकी जितनी मर्जी अच्छी हो, जितना मर्जी अच्छा आपका बीम निकले, और यदि आपका पॉलिनेशन ठीक से ना हो पाए या फूल आपका हाइट में पाले से जल जाता है, और जी, जब बारिश मौसम के अनुसार नहीं चलती, और उसके कहीं न कहीं जिस तरह से पिछली बार तबाही हुई है, और सेब के लिए जिस तरह से बारिश का होना समय पर नहीं होता, और पिछली बार जब बारिश समय पर नहीं हुई, बाद में बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि सेब के पेड़ों में सिर्फ सेब के दाने दिख रहे थे और पत्ते सारे झड़ गए थे। और उसके कारण 1 साल की फसल को ही नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए भी जो सेब का पेड़ है उसको बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। जी, जी। और कई जी, बार तो मुमताज़ समय जी, पर बारिश ना होने के कारण जब लेट होता है तो उसमें ओले के चांसेस भी रहते हैं। जी। मुमता जी, हमारी ख़ासकर मैं शिमला की आर्थिकी देखता हूँ क्योंकि सारी सेब बागवानों पे टिकी हुई है। जब वो पैसा कमाते हैं तो मार्केट में तब पैसा जाता है। पिछले साल भी सीज़न अच्छा नहीं रहा तो मैंने शिमला के कारोबारी देखे कि दे सेब सीज़न अच्छा नहीं होगा इसलिए हमारी दुकानदारी भी अच्छी नहीं चली। और अब सेब का वर्चस्व हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में हो गया है। शिमला के बाद कुल्लू है, कुल्लू के बाद किन्नौर है, स्पीति वैली में भी सेब है, मंडी के कुछ भागों में सेब है, सिरमौर के कुछ भागों में सेब है, चंबा का भी एक बड़ा क्षेत्र सेब उत्पादक बन गया है। और हिमाचल प्रदेश लगभग मुझे लगता है फलों के उत्पादन में देश की फ्रूट बास्केट में 28 साढ़े 28% का योगदान देता है। तो पिछली बार भी 2 करोड़ पेटी हुई जबकि साढ़े 3 करोड़ पेटी की उम्मीद की जा रही थी लेकिन मौसम की बेरुखी रही। इस बार भी वही हाल होने वाला है और बागवान लगातार 2 साल के ये झटके कैसे सह पाएँगे? जी। जी, पर श्रेया जी, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। आपने बहुत ही एक जो सार्थक जो विषय, ऐसा विषय है जो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी से जुड़ा हुआ है और हिमाचल प्रदेश के जो है पर्यावरण से जुड़ा हुआ इश्यू भी है। इसको आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया, आपने मुझे इसमें लिया, मैं धन्यवादी हूँ आपका।
सर देखिए, हमारी जीडीपी का भी आप देखेंगे तो कृषि और बागवानी 18% है, और पर्यटन की बात करें तो पर्यटन भी इतना ही लगभग-लगभग हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। मैं सीधा ये कहना चाहता हूँ, मैं इधर-उधर की बात ना करके डायरेक्टली अगर मैं एक बात बोलूँ तो इसके लिए कोई ज़िम्मेवार नहीं है, हम लोग ज़िम्मेवार हैं। हमको इस पर डिस्कस करना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है? अगर बेमौसमी बर्फबारी हो रही है, बेमौसमी बारिश हो रही है, मानसून ज़्यादा बरस रहा है ना? सूखा पड़ रहा है तो सूखा ही पड़ रहा है। इस चीज़ जी, के परसेंट हम लोग ज़िम्मेवार हैं, क्योंकि आप देखिए, हम लोगों ने जंगल खत्म कर दिए हैं। ये सच्चाई है, देशराज जी भी इस बात को समझते हैं, नावर के रहने वाले हैं, पीछे भी कितना बड़ा एक कांड नावर के अंदर हुआ था। मैं देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि हम भी पेड़ आप जो है मकान बनाने को लकड़ी ना मिले इन लोगों को, वो एक हमारा जंगल पर भी एक हमारा मतलब जितना हमारा राइट है, सरकार टीडी देती है, वो सारी चीज़ें हैं। परंतु हम लोगों ने बगीचों के लिए भी जंगल काटे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम लोगों ने मकानों की लकड़ी के लिए जंगल काटे हैं, फिर बर्फ नहीं गिर रही, इसका भी एक कारण है। फिर हम लोग प्रूनिंग करते हैं, प्रूनिंग करके जो हमारी टहनियाँ रहती है, जो हमारा जो मटेरियल होता है इकट्ठा, जो हमारी जो टहनियाँ इकट्ठी होती है, उसको हम बगीचों में जलाते हैं। जैसा कि आपने देखा फिर नीचे पराली जलती है हरियाणा, पंजाब में, तो उसका असर हिमाचल तक पड़ता है। लेकिन अब तो हम हिमाचलियों ने 7 जिलों की बात की आपने, हमने भी ठेका लिया हुआ है कि हम उसको जलाएँगे और अपने ग्लोबल वार्मिंग को हम बढ़ाएँगे और पर्यावरण को जो है ना डिसबैलेंस करने का काम करेंगे। तो मोटा-मोटा मैं तो ये कहना चाहता हूँ, समस्या तो है, और ये अभी जी, अभी से नहीं है, ये 5-7 सालों से कंटिन्यूअसली इसमें चेंज आ रहा है। बरसात भी हमारी ढंग की नहीं हो रही है टाइम-टाइम से। बर्फ भी हमारी आपने देखा 2022 के अंदर बेमौसमी बर्फबारी हुई, और 2023 के अंदर आपने देखा कैसे आपदा ये मानसून बेरहमी से बरसा। तो इसमें पश्चिमी विक्षोभ को भी आप ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कुछ परिस्थितियाँ हमने स्वयं, हमारे हिमालयन जो हमारा एक हमारी जो टोपोग्राफी, हमारी जो डेमोग्राफी है, वो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ से छेड़खानी कर दी है कि हम स्वयं भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। दूसरा पथरिया जी, एक मुख्य बात ये है कि जो सेब की कृषि है, जो सेब की बागवानी है, सेब की बागवानी के लिए जितनी भी परिस्थितियाँ हमारे अपर शिमला एरिया में और जो हमारे सेब बहुल क्षेत्रों में जो है बनी हुई बहुत लंबे समय से, अब तो हमारे लोअर बेल्ट एरिया है, वहाँ भी लोग सेब उगा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, हर हर तरीके से लोग उगाने में सक्षम है। पर मैं आज भी बोलता हूँ सर, ये एक और एकमात्र हमको अगर किसी बात पर मंथन करना है, तो इस बात पे करना है, हमको पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, हमको पेड़-पौधों को काटने से रोकना पड़ेगा, देवदार के जंगल हमारे बहुत कारगर है, ये जो सेब बहुल क्षेत्रों के लिए, वो हमको बचाने पड़ेंगे। तीसरा, हमको जो चीड़ के जंगल है, वो हमको कम वो करने पड़ेंगे, क्योंकि वो आग लगने का कारण मुख्य वो रहता है। वो ये कुछ कारण है, हमारे को जो टहनियाँ हैं, उसको भी मत नहीं जलाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम जब करेंगे, तो बर्फ हमको गिरेगी, तो हमारी मौसमी जो बरसातें हैं, वो सूटेबल रूप से चलेगी। मैं जिस हाइट पर आता हूँ, 6600 फीट हाइट है मेरी ज्येष्ठा जी। तो यहाँ पर जी, अगर मैं, अब जब मैं 9th और 10th में पढ़ा करता था, उस वक़्त यहाँ 2.5 से 2 फीट बर्फ गिरती थी, 1.5 फीट तो हर साल गिरती थी। परंतु चा 6-7 सालों से मैं बता दूँ आपको, 6-7 इंच बर्फ गिर रही है, पिछली बार तो गिरी ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने-सामने हो रही है। इस पे कुछ एक्टिविस्ट हैं हमारे, जो जंगल को कटने से रोकने के लिए आंदोलन करते हैं, जो कंप्लेंट भी करते हैं, जो ज प ब हमारे जो ना जो हमारा डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट का, उनको सूचनाएँ देते हैं। कुछ लोग उनको बोलते हैं कि ये गाँव के वो लोग हैं जो कंप्लेंटर है। मैं उनकी तरफदारी करने वाला इंसान हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़नी चाहिए। हमारे जंगल नहीं जी, कटेंगे तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएँगे। दूसरा, हमारा पर्यटन, भयंकर हमारा जो पर्यटन है वो प्रभावित हो रहा है इससे। क्योंकि हमारा मनाली, कुल्लू, हमारा पूरा हिमाचल ही देखेंगे आप। लोग अब तो हमारे जो लोग भी जो ना वेल्दी भी हो गए थे। हमारे होटल्स खुल रहे थे, रिज़ॉर्ट खुल रहे थे, छोटे-छोटे हमारे होम स्टे लोगों ने खोलने शुरू कर दिए थे। शिमला के अंदर, कुल्लू के अंदर, यहाँ तक कि हमारे नारकंडा तक पहुँच गई थी बात, कोटखाई तक भी हमारा क्षेत्र पर्यटन से जुड़ रहा था। अब खड़ा पत्थर तक हमें उम्मीद थी कि इस तरफ हम आगे बढ़ेंगे। परंतु आप देखेंगे कि हमारा हमारा तो पर्यटन सारा ही मौसमी पर्यटन है। ये मैं बता दूँ आपको, बर्फ पर जुड़ा हुआ है, और हमारा टेम्परेचर सही रहता तो लोग गर्मियों से बचने के लिए ऊपर को आते। ये हमारा पर्यटन है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होगी, बर्फ नहीं गिरेगी, हमारा कुछ हम लोग जो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएँगे हिमाचल प्रदेश का, तो इस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। हालाँकि सरकार कोशिश कर रही है, हमने इस बार विंटर कार्निवल करवाया, ताकि पर्यटन हमारी तरफ हिमाचल को आए, हमारी आर्थिकी जुड़ी हुई है। जी, परंतु जी, आप जी, कितनी भी बिल्कुल। हथकंडे अपना दीजिए, लेकिन मेन हमारा जो एक आर्थिकी जुड़ी हुई है, वो हमारा मौसम है। हिमाचल प्रदेश का जो हमारी जो जो प्राकृतिक जो छटा है, कितनी मनमोहक थी, वो हम अगर बचा नहीं पाएँगे, तो हम लोग भी पहाड़ों से जो है ना, जो नीचे हमारा जो प्लेन है, उसके समय हमारा जो ना सेम हमारा टेम्परेचर हो जाएगा, तो हमारा पर्यटन में भी कमी आएगी, बागवानी में भी कमी आएगी, और कृषि तो ऐसे भी हमने खत्म कर दी है शिमला के हमारे सेब बहुल क्षेत्रों में। इस बात का ज़िक्र मैं करना चाहता हूँ। जी, तो ये तो साइंटिफिक एक चीज़ है कि ठीक है, हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है और उसका हम हश्र भी देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं मुक्ता जी। वहीं पे एक मैं मंडी से समाचार पढ़ रहा था, बड़ा देव कमरूनाग बारिश के देवता हैं और वो नाराज़ हैं कहीं न कहीं देवता क सर्वकारदार संघ के परम मुखिया हैं, उनका एक बयान था कि देव नीति में राजनीति घुस गई है।
क्योंकि देवालयों की तरफ पॉलिटिकल लोगों ने दखल देना शुरू कर दिया, उनके कारदार चुनने हैं, तब वहाँ पे दखल दिया जा रहा है। और अब देव कमरूनाथ में बड़ी मिन्नतें की जा रही हैं लगातार, लाखों मिन्नतें हो गई हैं पिछले दिनों में, लेकिन वो बारिश नहीं कर रहे हैं। जबकि बारिश उनसे माँगो, तुरंत बारिश होती थी। और सभी लोग अपने लोकल देवताओं के पास जा रहे हैं। जोगिंदरनगर का उदाहरण है, वो एक शिवालय है, वहाँ पे लगातार पानी चढ़ाया जा रहा है ताकि बारिश हो। इस तरह के बड़े उदाहरण आ रहे हैं। कहीं न कहीं देवता भी इन चीज़ों से नाराज़ हैं कि हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया है। जी, मुमता जी। पथ पथरिया जी, हो सकता है मेरा बयान इस पर थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाए। तो ऐसा तो है नहीं है कि अगर जब तक हमारे पेड़-पौधे थे, मतलब ठीक है, हिमाचल प्रदेश हमारा देवभूमि है, उत्तराखंड है, पूरा हिमालय, यहाँ पर देवी-देवताओं का हमारा शासन है, लोग देवी-देवताओं की इतनी मानता करते हैं। हमारे नावर में भी हमारे गोलीनाग देवता, पानी के देवता, उनको मानते हैं। हमारे हमारे जी, भी जुब्बल में भी हमारे बहुत सारे देवताओं को इसके जी, साथ हर जोड़ कर जगह देखा जाता हर जगह है। है। बिल्कुल, एक कारण बिल्कुल। हो सकता है, एक कारण हो सकता है। मैं इसमें भी, मैं जिन लोगों की आस्था जुड़ी है देव समाज से, उनके लिए ये कारण हो सकता है, और यही चिंता का विषय और मंथन का विषय इस पर लोग करें डिबेट, जो हमारे जो धार्मिक लोग जो जुड़े हुए हैं। लेकिन ये हमको ना साइंटिफिकली सोचना पड़ेगा सर। मैं अब देवताओं वाली बात है, फिर तो एक ये भी बात आती है कि जो नास्तिक लोग हैं, वो तो इसको नहीं मानेंगे, वो तो पर्यावरण पर फोकस करेंगे। और दूसरी बात एक और है कि ये भी तो हो सकता है कि जो है हमारे जो देव समाज का जो एक आप जिस जो आपने कारण कहा कि सरकार का दखल है, 100 चीज़ें हो सकती है, परंतु मुख्यतः मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ सर। मैं तो सीधा साइंटिफिकली बोलूँगा कि हम लोगों ने जंगल खत्म किए, हम लोगों ने पर्यावरण की छेड़छाड़ की है। देवताओं का इसमें कोई मामला नहीं है। आप एक मुझे उदाहरण दे दीजिए कि जब हमारे जो पूर्वज थे, जहाँ पर जब पेड़-पौधे यहाँ पर थे, जब यहाँ पर हमने एक्सेसिवली हमने जंगल नहीं काटे थे, इतने एक्सेस सड़क नहीं काटी थी, इतने हमने डैम नहीं बनाए थे, तो आपने कहीं सुना कि हमारी बर्फ नहीं गिरी हो इस साल? ये अब देवताओं को अगर हम लोगों ने हर चीज़ में घुसोड़ना है, तो अलग बात हो सकती है। नहीं, लेकिन जो जब तक प्रकृति ठीक थी तब तक देवता भी खुश थे। अब बिल प्रकृति को नुकसान पहुँचा बिल्कुल, रहे हैं अब इसलिए वो देवताओं को नाराज़ अगर हैं। आप लाएँगे तो मैं तो बोलूँगा देवताओं को तो राजनीतिकरण इतना कर दिया गया है। राम मंदिर को देख लीजिए, हमारे देवी-देवताओं को देख लीजिए, हमारे चीफ चलिए, गेस्ट चलिए, चलिए, कहीं पर हमारा चलिए मंत्री चीफ च गेस्ट है, कहीं हमारा विधायक चीफ गेस्ट है ना? अगर देखा जाए, अगर देव समाज को एक हद तक सही है, जब हर चीज़ की अति हो जाती है, तो वो हर चीज़ बहुत बुरी हो जाती है। अति देव समाज भी बुरा है, अति पर्यावरण की हानि भी बुरी है, अति हर चीज़ की बुरी है। एवरीथिंग शुड बी इन, क्या नाम बोलते हैं उसको, लिमिट, एवरीथिंग शुड बी इन कंट्रोल। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। पर्यावरण भी हमारे लिए है, लकड़ी जंगल हमारे लिए है, परंतु अगर हम अति करेंगे तो बहुत बुरी चीज़ हो जाएगी, उससे बैलेंस खराब हो जाता है, मेरा ये मानना है। और जहाँ तक देव समाज की बात है, कामरूनाग महाराज की भी बात है, उनके अपने जंगल हुआ करते थे किसी ज़माने में। हमारे डोम महाराज कोट खाई में गुठान में मानते हैं उन लोगों को, उनके अपने जंगल है। हमारे महासू महाराज का यहाँ अपना जंगल है। एक दृष्टि से देखा हर जाए देवता के सांस्कृतिक बहुत अपने अच्छा जंगल है। थे, बिल्कुल। जी, वो अब वो भी खत्म हो गया उनसे है क्योंकि लोगों ने रेवेन्यू इसको सेटलमेंट में छीन सांस्कृतिक लिए गए हैं। वो भी है चक्कर इसमें। बहुत ब खैर ये चर्चा बड़ी लंबी चली जाएगी। चलिए मैं प्रदीप चौहान जी पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, इस बार जो क्रिसमस को लेके सरकार ने तो बहुत बड़ा वेलकम किया, लेकिन लोग उतनी तादाद में नहीं पहुँच पाए। होटलियर का ये कहना था कि हमारा तो 50% भी ऑक्यूपेंसी नहीं है। और कई जगह पे हुई भी ऑक्यूपेंसी, ठीक है, लेकिन कई जगह पे बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि पर्यटक सिर्फ बर्फ देखने आता था। और बर्फ इस बार ना कुफरी है ना कहीं है। और उधर मनाली में भी है तो टनल क्रॉस करके सिसु वगैरह में हल्की सी बर्फ है, इसलिए थोड़ा बहुत टूरिस्ट मनाली की तरफ गया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये लीन पीरियड होता है दिसंबर जनवरी, लेकिन बर्फ के कारण इस दौरान थोड़ा बहुत पर्यटक आ जाता है और रोजगार चला रहता है सबका। और आपके व्यवसाय को भी हिट किया है मौसम की बेरुखी ने। जी। नमस्कार। मैं सर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बर्फ़ का पड़ना सिर्फ़ मनाली तक नहीं है सर। बर्फ़ हर जगह पे बर्फ़ पड़नी चाहिए। हमारा कुफरी जो है, वो बर्फ़ के लिए जाना जाता था। जी। टूरिज़्म का जहाँ तक सवाल है, वो आप देखिए 10 जुलाई के बाद, मुझे नहीं लगता है कि कोई डेस्टिनेशन 10-15% ऑक्यूपेंसी से ऊपर काम कर गया होगा। बिल्कुल। कारण ये रहा कि अगर आज की डेट में अगर आप बर्फ को देखने के लिए टूरिस्ट सिर्फ मनाली नहीं जाएगा, वो सिर्फ आप दिल्ली और पंजाब के टूरिस्ट को अट्रैक्टिव कर सकते हैं। जो हमारा महाराष्ट्र का टूरिस्ट आता है या गुजरात का आता है या साउथ का टूरिस्ट आता है, वो पूरा एक पैकेज लेके चलता है। वो शिमला भी घूमेगा, मनाली भी घूमेगा, धर्मशाला भी जाएगा। बट जहां तक बर्फ का सवाल है, अगर आज का मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तो न्यूज़पेपर वालों की जो स्टेटमेंट्स थी या अपने मौसम विभाग की जो स्टेटमेंट्स आई है, तो जनवरी जो है उन लोगों ने पूरा डिक्लेयर कर दिया कि जनवरी में बर्फ के कोई चांसेस नहीं है।
जी, इससे तो ये लग रहा है कि शायद जनवरी भी पूरी तरह से प्रभावित रहेगा, और मुझे नहीं लगता है कि इससे आगे कोई फरवरी और मार्च में हम ज़्यादा पिक कर पाएँगे। क्योंकि मार्च में जो है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग का टाइम पीरियड रहता है, हर आदमी, हर बिज़नेसमैन अपनी क्लोजिंग में बिज़ी हो जाता है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि अभी ये पूरा पीरियड इससे पूरा बर्बाद हो जाएगा, अगर बर्फ नहीं गिरेगी। और हमारी इंडस्ट्री तो वैसे भी डे बाय डे डाउन की ओर जा रही है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है। अब इससे गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? पर हमें एक है कि थोड़ा-सा किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाना पड़ेगा। अभी जैसे हमारे ट्रैवल फेयर्स हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हैं, बॉम्बे में हैं, और कहीं दूसरी स्टेट्स में लग रहे हैं। तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए हमें बाहर तो निकलना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो सर कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। इस इंडस्ट्री से हम पिछले 25 साल, 30 साल से जुड़े हैं, तो हमें तो दग लग रहा है कि ये इंडस्ट्री नीचे की ओर जा रही है, कोई ऊपर की ओर हम नहीं जा रहे हैं। जी। एक एक प्रदीप जी, एक थोड़ा-सा ट्रेंड बदल गया है। अब मैं देख रहा हूँ जो घूमने-फिरने लोग जाना चाहते हैं ना, वो इंतज़ार नहीं करते कि हमने सीज़न में ही जाना है। अब मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड वाइड एक, और जब भी किसी को फुर्सत होती है, जब भी किसी की छुट्टी का कोई टाई अप बनता है, वो ना वीकेंड की बात करते हैं, ना वो मई-जून की बात करते हैं, ना वो दिसंबर की बात करते हैं। ऐसे लोग, क्योंकि अब टूरिज़्म की मार्केटिंग का, होटल की मार्केटिंग का ट्रेंड भी बदल चुका है। लेकिन हिमाचल कहीं न कहीं उसी चीज़ पे चला है। उसका अभी, क्योंकि प्रमोशन जो है, हर समय प्रमोशन, हर समय वेलकम, वो नहीं है। हाँ जी सर, वो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं सर। इस चीज़ को लेकर अभी देखिए, शिमला जो है हमारा वीकेंड डेस्टिनेशन नहीं था। शिमला जो है हमारा पूरे हफ्ते चलने वाला डेस्टिनेशन था। अब ये भी जी, वीकेंड डेस्टिनेशन पे आ गया है कि लोग वीकेंड पे 10-20% ऑक्यूपेंसी में उछाल आ जाता है, तो ऑक्यूपेंसी 30 से 40 से 50% तक पहुँच जाती है, फिर डाउन हो जाता है। बट दूसरे डेस्टिनेशन पे तो फ़र्क पड़ रहा है। अब कसौली का बात करते थे कि कसौली डेस्टिनेशन वीकेंड डेस्टिनेशन था। कसौली का भी उस तरह से हमें नहीं दिख रहा है। अभी जो तो न्यू ईयर और क्रिसमस का था, उसमें तो इतना बुरा हाल हुआ कि हम शायद 40 और 50% से ऑक्यूपेंसी ऊपर नहीं कर पाए। अगर किसी के होटल में 10 कमरे खाली थे, तो वो 10 में से मुझे नहीं लगता है कि वो 2 कमरे भी ऑक्यूपाई कर पाया। तो उसके 8 कमरे खाली रह गए। कारण यही रहा कि लोगों का पता नहीं अब यहाँ के डेस्टिनेशन को लेकर क्या अ, ध्येय बना है। कुछ तो हम लोग शायद, मुझे लगता है कि जो बरसात से भी नहीं उबर पाए थे, उसके बाद इस पे भी दिक्कत आ गया। अब थोड़ा कुछ चलना शुरू हुआ था, अब फिर पूरा स्टॉप हो गया है। कहीं भी टूरिस्ट का मूवमेंट नहीं है। हमें दिन में जो 100 कॉल्स आते थे, 100 में से 5 कॉल भी नहीं आ रहे। 5 कॉल से जी। अगर मैच्योर रेशियो है, वो मुझे लगता है कि हम 0.1% भी नहीं कर पा रहे। मुझे तो ये लगता है कि ऑनलाइन थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए कॉल सिस्टम खत्म हो गया। बंदा अपने मोबाइल पे ही देख लेता है, कैसी प्रॉपर्टी है, क्या है, जाना है कि नहीं जाना, वही मन बना लेता है। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल, हमें भी बिल्कुल। मार्केटिंग ट्रेंड बदलना पड़ेगा। हिमाचल में वो उसी डर्रे पे चले हुए हैं। हाँ जी सर। जी, जी। जी। जी, देष्टा जी, जी, देवनीति में राजनीति की बात की थी मैंने, ठीक है? जी, और बड़े-बड़े समाचार भी आ रहे हैं, देवता भी नाराज़ है इस बार, क्योंकि हमने पता नहीं क्या-क्या प्रकृति से खिलवाड़ किए हैं। इसलिए बारिश बार-बार माँगने पे भी बारिश नहीं होती, जबकि हमारे पहाड़ों के देवता, बस हम जाते थे, माँगते थे, 24 घंटे के अंदर-अंदर रिज़ल्ट आते थे, बारिश होती थी। अब हो रही बारिश रुक भी जाती थी। जब बरसात आई, सब गए कि बारिश रोक दो, तब भी नहीं रोकी उन्होंने। अब जब बारिश की ज़रूरत है, सूखा पड़ रहा है, पूरा ड्राई गया है दिसंबर, जनवरी पूरा ड्राई चल रहा है, तो अभी कहीं न कहीं दिक्कत आ रही है, ज्येष्ठा जी। देखिए, जहाँ तक देव नीति में राजनीति की बात आप कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारे कुछ मंदिरों में जब कमेटियाँ बनती है, कई बार इस तर्ज पे भी होता है। और जी, दूसरा, जहाँ तक एक आस्था की बात रही, आज से 36 वर्ष पहले जिस क्षेत्र में मेरे घर है, यहाँ से 9 किलोमीटर आगे मेरा वहाँ पर बागीचा भी है, गवास जगह पड़ती है, वहाँ 2-3 दिन से शांत महायज्ञ चल रहा है। जी, परंतु मान्यता ये भी थी कि जब अंतिम दिन होता है, उस दिन बारिश होती है और बर्फ पड़ती है। परंतु आज शांत महायज्ञ का अंतिम दिन है। परंतु आज जिस तरह से मौसम देख रहा हूँ कि मैं उसी जगह पे हूँ, तो आज जी, कड़ाके की धूप चली है। जी, परंतु अब देवनीति में राजनीति है या राजनीति में देवनीति है, इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि एक तरफ से हमारी आस्था का प्रश्न भी है और दूसरी तरफ से मुंगटा जी ने कहा कि राम मंदिर की बात कही।
और राम मंदिर आज तक हम बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर मुंगटा जी और हमारे और भाई लोग कहते थे मंदिर तो बनाएंगे पर डेट बताएंगे। परंतु अब तो डेट भी निश्चित हो गई है, उसका जो जीर्णोद्धार होना है, उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मैं मुंगटा जी और आप सब लोगों को निमंत्रण भी दे रहा हूं कि 22 तारीख को आप भी अयोध्या आए। 22 तारीख को समय लगे तो आप उसके बाद आए। अगर अयोध्या नहीं जा पाए, इतनी भीड़ मत जुटाइए अयोध्या में कि वहाँ इंतजामात फेल हो जाए, क्योंकि नहीं, उसके बाद चले जाएंगे सारे। जब मुफ्त यदि स्थापना होने 22 को नहीं तो आपको 22 के बाद भी आ सकते हैं। पूछिए ना कि ये क्यों निमंत्रण दे रहे हैं आप? क्या वहाँ बोल दीजिए आप, उसके बाद आप, मैं देता उसके हूँ बाद आपको आप बोल निमंत्रण। सकते हैं। हमारे राम तो सबके हैं, कौन सा मैं क्या हिंदू नहीं मानते आप मेरे को? आप बताएं नहीं, मुझे, नहीं, क्या मैं हमारे आप हिंदू यहाँ हैं। महाराष्ट्र महाराज नहीं, आप प्रवास के अंदर राम जी हजारों हर भारत के लिए मैंने ये नहीं कहा। आप हर मैंने भारतीय ये के कहा आते हैं क्योंकि राम मंदिर को ज्यादातर लोग भाजपा से जोड़ते हैं और संघ से लोगों से जोड़ते हैं। कोई नहीं जोड़ता। आपने जोड़ा है राजनीति से राम को। श्री राम तो सिया राम तो हमारे हमने कभी नहीं कहा। राजनीति से ना जोड़े हम, क्योंकि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी स्वयं कहते थे, मैं एक बार उनके पास गया था जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तो उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं बहुत बड़ा हिंदू है और हम उनको हिंदू मानते भी, यार आप हिंदू है। और विक्रमादित्य जी को भी वहां से निमंत्रण है, वो भी जा रहे हैं। मैंने तो आपको मित्रता के कारण आपको भी निमंत्रण दिया है। पड़ेंगे किसी ऐसा नहीं है को, मैं आपको हिंदू हिंदू नहीं ही है, मानता। है ना? हम वो एक प्रमाण समाज में देने की रहने वाले जरूरत लोग नहीं हैं। है किसी को। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। बिल्कुल, कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, ये चलती रहेगी। हर पार्टी कुछ ना मैंने कुछ तो सिर्फ देखती है मुंगटा ना? जी की एक बात का जवाब दिया था कि राम मंदिर वाली जो बात आई थी, तब मैंने इस बात पर कहा। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि जिस तरह से लोगों की मान्यता था कि शांत महायज्ञ के अंतिम दिन बारिश या बर्फ पड़ती है, हम तो उम्मीद में है, क्योंकि मेरा तो मंदिर के साथ ही बागीचा भी है, हम तो उम्मीद में है कि बर्फ पड़ जाए। और हम महाराज से प्रार्थना भी कर रहे हैं। और लाखों की संख्या में 36 साल बाद हो रहा है शायद, है ना? 36 साल बाद हो रहा है। बिल्कुल 36 साल बाद। 1988 में वहां पर शांत हुई थी, तब मैं 5वीं में पढ़ता था। मैं मेरी मतलब कि मेरे जितनी हाइट है, मेरी हाइट के बराबर वहां बर्फ पड़ी थी। और अभी आजकल जो वहां बर्फ पड़ती है, 2 फुट से ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती। परंतु तब मेरी हाइट लगभग 4 फुट होगी, तो इतनी बर्फ उस टाइम पड़ी थी। और अब 36 साल बाद इतना सूखा। और कल मैं जब वहां जा रहा था, पूरे रोड में धूल मिट्टी इतनी भयंकर थी कि इसके कारण सिर्फ पर्यटन और सेब को तो नुकसान हो ही रहा है, लोगों के बीमार होने के चांसेस भी रहते हैं। क्योंकि जब सूखा रहता है, धूल मिट्टी ज्यादा रहती है, उससे बीमार होने का खतरा रहता है। और जहां तक पर्यटन की मैं बात कहूं, पर्यटन हमारे व्यवहार पर भी निर्भर करता है। चाहे हमारे टैक्सी वाले लोग हैं, चाहे हमारे होटलियर है, चाहे यहाँ का स्थानीय निवासी है। और कई बार मुझे देखने में आता है कि हम शायद पर्यटक को उस तरह से डील नहीं कर पाते। और जो मुझे कई बार देखने में आया, कई बार हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहां पर पर्यटक को अपनी तरफ खींचना और हिमाचल प्रदेश को पर्यटक अपनी तरफ खींचना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें भी अंतर है। जी बिल्कुल, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, शायद हो सकता है आप मुझसे सहमत हो नहीं हो, परंतु जो मैंने खुद इस चीज को भांपा है। बिल्कुल बदलना पड़ेगा, ट्रेंड बदलना पड़ेगा सारा। लेकिन बागवानों को भी चिंता तो बागवानों की है, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदल रहा है, मान लीजिए जनवरी ड्राई रहता है, फरवरी से बर्फबारी शुरू होती है, तो उसका असर तो बागवानी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। और लोग बहुत प्रभावित होंगे। पर्यटन का ट्रेंड भी बदलना पड़ेगा, हमें इको टूरिज्म की तरफ जाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और बागवानों को भी अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ, परंतु हमारा तो सुझाव अपनी आय के लिए एक ही चीज पर निर्भर रहना, कहीं ना कहीं उनको कि टूरिज्म को कहीं ना कहीं बागवानी से जोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। और जिस तरह से होम स्टे का चलना और होटल भी, क्योंकि टूरिस्ट अब भीड़ भड़ाके में नहीं रहना चाहता। मैं शिमला में ही कई बार देखता हूँ, टूरिस्ट मैक्सिमम कोशिश करता है कि वो बाहर को निकले, परंतु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना होने के कारण बाहर निकलने में और उनको दिक्कत आती है। सर हमारा, चलो मुझे भी निकलना ही पड़ेगा, मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ सर। हम मूल प्रश्न को भटक रहे हैं।
हमने आज डिस्कस भी हमने अगर करना था तो मेनली ये करना था कि हम क्या हमारे पास वो चीजें हैं जिससे कि हम ये चीजें सही हो सकती है सारी। एकमात्र उपाय है और ये उपाय आप आज लिख लीजिए, आज ही और कल भी यही उपाय रहेगा कि हमको अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा। अन्यथा आप चाहे किसको मर्जी ले आइए, आप होम स्टे की तरफ चले जाइए, आपने कहा कि बागवानी से जोड़ लीजिए। जब बागवानी ही नहीं रहेंगी, जब हमारे जंगल ही नहीं होंगे, जब हमारा ऊपर टेम्परेचर ही हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, हम पहाड़ों वाली स्थिति दे नहीं पाएंगे टूरिस्ट को, तो आप चाहे प्रदीप चौहान जी ने बड़ी अच्छी बातें बोली। हम तो पहले 12 महीने वाले टूरिज्म वाले इलाके में आते थे, शिमला तो हमेशा टूरिस्ट रहता था। इवन कि विदेशों से जो ना लाखों की संख्या में यहाँ हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट आते थे, परंतु अब क्यों नहीं आ रहे? इसीलिए नहीं आ रहे हैं। और हम जो ना वीकेंड वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर ना बर्फ है, ना पानी है, ना टेम्परेचर आप मेंटेन कर पा रहे। बिल्कुल 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 30 के आसपास टेम्परेचर चला गया। जंगल बचाइए और हमारे जो आपके जो हमने पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम चला रखा है उसको कंट्रोल कीजिए, सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएगी और हमारा पर्यावरण, हमारा जो पर्यटन है और हमारी बिल्कुल, बागवानी है वो बहुत भी बढ़िया संदेश है आपका, बहुत बढ़िया सुझाव है। बिल्कुल, चलिए तो आज हम चर्चा को विराम देते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सूखा लगातार पड़ रहा है, दिसंबर माह से सूखा चल रहा है, जनवरी में भी बर्फबारी और बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है। हिमाचल प्रदेश का सेब, फ्रूट, उसकी जो आर्थिकी टिकी हुई है, लगभग 7,000 करोड़ की फ्रूट बास्केट में हम योगदान देते हैं और हमें हमारे 3.5 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं। पर्यटन जो सबसे बड़ा रोजगार का कारक है, लगभग 14.47% रोजगार देता है, जीडीपी में भी बड़ा योगदान है, वो भी प्रभावित हुआ है। अगर इसी तरह से हर साल मौसम की बेरुखी रही, बड़ा अच्छा सुझाव आया क्योंकि हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, अपने जल, जंगल, जमीनों को नुकसान पहुंचाया है, कंक्रीट खड़े किए हैं, जिस वजह से जो स्नो लाइन है वो धीरे-धीरे बदलती जा रही है। जहाँ बर्फ पड़ती थी वहाँ पड़नी बंद हो गई है, अब उससे और ऊंचाई पे पड़ती जा रही है। और लेकिन इस बार तो ना बारिश हो रही है ना बर्फ हो रही है। देवताओं की भी बात की कि देवताओं से बारिश मांगते थे, बर्फ मांगते थे, आती थी, लेकिन देवता भी रूठे हुए हैं। अब रूठों को कैसे मनाना है, कैसे हमने अपनी आर्थिकी को समृद्ध करना है, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं हुई तो हिमाचल बहुत बुरी तरह आर्थिक तौर पे प्रभावित होगा और लोगों के जेब में जब पैसा ही नहीं होगा तो मार्केट में पैसा खर्च कहाँ से करेंगे? सारी चीजें रुक जाएंगी कहीं ना कहीं, तो हमें चिंता करनी पड़ेगी। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।